आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी है, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर सर है, बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक नन्हा पौधा प्रदान कर कहते हैं सांसें हो रही है कम। विशिष्ट अतिथिगण महोदय और मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर पलामू के इस धरती पर आयोजित आज के इस भव्य समारोह का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आगे ने बिना समय से शुरू किया निवेदन होगा कि शामिल हो सर दीप प्रज्वलन में। लीजिए, हो गया। कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बादलों का पुल होगा, हो सकता है वो गहरी गहरी रात और दीप जलाएं फिर हम चले साथ साथ। सरकार की योजनाएं और समस्त सरकारी मशीनरी सिर्फ एक ध्येय वाक्य के साथ चले कि राज्य के अंतिम व्यक्तिगत विकास के लिए पहुंचे। ये जोत कभी मध्यम न हो, सरकार के प्रयास कभी धीमे न पड़े, इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन के लिए। राज्य के अंतिम घर आंगन तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस पुस्तिका का विमोचन कर ये पलामू जिला जो हमेशा हमेशा सरकार से जुड़कर बहुत बेहतरीन से काम करता रहा है, सफलता के नए आयाम करता रहा है, उन्हीं खुशहाल पलों को हमने समेटने की कोशिश की है इस पुस्तिका में, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथिगणों के विशिष्ट अतिथिगणों के करतमों के द्वारा किया जाना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा पलामू के इस पुलिस लाइन मैदान में हटा देते हो। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के इस मेरे 8वें पड़ाव में उपस्थित होने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। ठीक है। मैं गांव से, पंचायतों से, कई राज्यों से, कई जिलों से होते हुए आज आपके पलामू प्रमंडल में आया और त्योहार खत्म होने के बाद पुनः ये कार्यक्रम विभिन्न पंचायतों गांव में सभी पदाधिकारी मिलकर शिविरों को लगा रहे हैं और शिविर में जो मुझे जानकारी मिल रही है हमारे पास इस बार इस कार्यक्रम का दोनों ऑडियो है। हम लोगों ने हर दिन हर घड़ी का गतिविधियों को जानने का एक तकनीकी उपाय बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एक पोर्टल बनाया है जिसके माध्यम से हम हर दिन पूरे राज्य में ये शिविर चल रहा है, उन शिविरों का क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या वहां पर लोग किस तरीके के गतिविधि में लगे हुए हैं, उन सब का विवरण हमें मिलता है। शिविरों को लगा रहे हैं और शिविर में और मैं जहां जा रहा हूं जो मुझे जानकारी मिल रही है उन सभी जगह एक उत्साह का माहौल हमें देखने को मिलता है। हर जगह लोगों के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। एक तकनीकी उपाय बनाया, एक सॉफ्टवेयर। मुझे लगता है ये राज हम लोगों का 20 साल हो गया अलग। 20 साल में ऐसा माहौल शायद इस राज्य ने कभी नहीं देखा
कि गांव-गांव में एक मेला जैसा माहौल बना हुआ। हर दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी पंचायत में किसी न किसी घर के सामने शिविर लगा हुआ है और पदाधिकारी उन क्षेत्रों के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। पहले जहां न सरकार की योजना जाती थी, न पदाधिकारी वहां जाते थे, आज उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पदाधिकारी भी जा रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल से जाए, चाहे वो ट्रैक्टर से जाए, चाहे वो साइकिल से जाए, चाहे वो गाड़ी से जाए। और ग्रामीणों की जो समस्या है उसका समाधान कर रहे हैं। और जो सरकार पहले कागज में योजना बनाती थी, उन योजनाओं का गठरी बांध करके ये लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा झारखंड का जो लोग है इतना सीधा सरल और गरीब है बेचारा। पहले तो ये ब्लॉक का चक्कर काटते काटते थक जाता था। दलाल और पदाधिकारी का जो गठजोड़ बना हुआ था, वो ऐसा गठजोड़ बना हुआ था कि गरीबों का कोई सुनवाई नहीं होता। तो बाबा 2021 में भी हमने एक और कार्यक्रम चलाया था। हाँ। आपकी सरकार आपके द्वारा लगभग 6000 से अधिक शिविरें लगाई थी हमने पूरे राज्य में। पंचायत टोला वो शिविर लगा था। लगभग 35 लाख हमारे पास आवेदन आए थे और 35 लाख आवेदनों में 25-30 लाख तो उन्हीं शिविरों में समस्या का समाधान हो गया। जो बचा हुआ था उसको हम लोगों ने हेडक्वार्टर के स्तर पर समाधान किया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अभी 14-15 दिन ये कार्यक्रम चला है, अभी 8-10 दिन और चलेगा। 1 महीने का ये हम लोगों ने कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। लेकिन 1 महीने के बाद ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। 1 महीने के बाद भी ये योजनाएं चलती रहेंगी। हेलो। लेकिन ये विशेष तौर पर हम लोगों ने ये अभियान चलाया और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इतने दिनों में अभी तक हमको 25 लाख आवेदन हमारे पास आ चुका है। 25 लाख और 25 लाख में लगभग 19 लाख आवेदन उन्हीं शिविरों में उनका समाधान कर दिया गया। ये साधारण बात नहीं है। क्या पहले आप लोगों ने कभी ऐसा देखा कि पदाधिकारी घर घर जा करके आपके गांव में कोने में बैठ करके आपका समस्या का समाधान करे? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से हमने एक योजना प्रारंभ किया है जो हमारी बच्चियों के लिए, हमारे किशोरियों के लिए सावित्री भाई जमम में है फूले किशोरी योजना। इस योजना के तहत 18 साल की जब हमारी बच्चियां हो जाएंगी, उन बच्चियों को एक मुश्त 40,000 रुपया देने का हमने कानून बनाया है। इस योजना के तहत हमने जो संकल्प लिया है कि 9 लाख बच्चियों को हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं।
और इन 9 लाख में अभी तक हमने 1.5 लाख बच्चियों को तो जोड़ भी लिया। ये आने वाला समय में ये पूरी तरीके से हम इसको जोड़ने जा रहे हैं। आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा कैसे हो और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी कैसे सुरक्षित रहे, पढ़ा लिखा हो, इसकी पूरी खाका हमने बना रखी है। योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार बनते ही हम लोगों ने कई चुनौतियों का सामना किया। सरकार बना, कोरोना आ गया, 2 साल घर में ताला बंद करके हम लोगों को रहना पड़ा। गाड़ी मोटर हाट बाजार सब बंद हो गया। उस समय तो हम लोग अपना मजदूरों को कंधा में ढो ढो कर लाने का काम कर रहे हैं। और जैसे ही कोरोना से बाहर आने का प्रयास हो रहा है, ये सुखाड़ हमारे सर पे नाचना प्रारंभ कर दिया। और ऐसी आपदा गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत मुसीबत का होता है। और पलामू प्रमंडल तो ऐसे ही सुखाड़ हमेशा झेलता रहता है। आज इस राज्य में पूरी तरीके से सुधार की स्थिति है और इसको लेकर हमने ये निर्णय भी लिया है। इस राज्य में हम 22 जिलों में 226 प्रखंडों को हम लोग सुखाड़ घोषित कर चुके हैं, जहां पर लगभग 31 लाख किसानों को अग्रिम राहत के रूप में 3,000 रुपया देने का हम लोगों ने निर्णय किया है। और अभी ये शिविर खत्म होगा और इस शिविर खत्म होने के बाद फिर से शिविर लगेगा उन 31 किसानों को प्रेरित करने का, और आप सब लोग उसमें हिस्सा लेने का काम कीजिएगा, ताकि हम इस सुखाड़ में आपको राहत दिला पाए। कई ऐसी चीजें हैं और मैं अपील करना चाहूंगा आप सब लोगों से, यहाँ जितने गांव देहात से आए हैं, पंचायतों से आए हैं, मोहल्ले से आए हैं, वार्डों से आए हैं, तो में आता है और एक प्रकार इस राज्य को हमेशा शोषण का शिकार होता रहा है। इस राज्य की गरीबी की हालत देखकर हमने कोरोना में देखा 25 लाख 30 लाख लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं, पेट पालने जाते हैं, 2 वक्त के अनाज के लिए भटकते रहते हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि यहाँ पर बुजुर्ग लोग हमारा बहुत है, हम सब बुजुर्गों को पेंशन दे, इसकी हमें स्वीकृति प्रदान की जाए। कोई जवाब ना, कोई स्वीकृति। इन लोगों ने हिसाब बना दिया है, इतने से अधिक लोगों को हम पेंशन नहीं देंगे, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन भी इससे अधिक हम नहीं देंगे, विकलांग पेंशन भी इससे अधिक नहीं देंगे। और आज इस राज्य का बुजुर्ग बेचारा पेंशन के लिए ना जाने कितने दलालों के चक्कर में फंस गया, कितना ब्लॉक का चक्कर काटा, पेंशन कभी नहीं बन पाया। लेकिन आज आप गांव में हमको बता दीजिए कौन बुजुर्ग है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है। जो बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिल रहा है वो 60 साल का हो जाए, वो ब्लॉक के पदाधिकारी के पास पहुंचे, अगर उसका राशन, उसका पेंशन कार्ड नहीं बनेगा तो वो पदाधिकारी वहीं सस्पेंड हो जाएगा। कोई एपीएल बीपीएल की जरूरत नहीं है। पहले विधवा पेंशन में भी एक उम्र सीमा बांध दिया, एक लिमिट बांध दिया कि इतना उम्र होगा तब पेंशन देंगे, इतना उम्र होगा तब पेंशन देंगे। अजीब हालत है। विधवा होने का कोई समय होता है क्या? कब किसके साथ क्या दुर्घटना घट जाए कौन जानता है। तो हमने ये कानून बनाया कि जिस दिन जो विधवा होगा उसको उसी दिन से पेंशन मिलेगा और उसका कोई उम्र सीमा नहीं होगी, और जब तक वो एक रहेगी इस रूप में उसको पेंशन मिलेगा। और तो और ये देश का पहला राज्य है
जहां सर्वजन पेंशन मिल रहा है, जहां कोई लिमिट नहीं है, हो गया। हर को पेंशन मिलेगा। जो 60 साल का होगा, जो विधवा होगा, जो दिव्यांग होगा। इसके साथ साथ इस समाज में कई ऐसे गुनाहगार लोग भी हैं जो समाज को गंदा करने का काम करते हैं। कई महिलाओं को छोड़ के भाग जाता है, कुछ पुरुष लोग बेचारों को महिला दर बदर भटकती रहती है। उस एकल महिला को भी पेंशन देने का कानून हमने बना दिया। तो कई बूढ़े बुजुर्गों के लिए, बेचारे जो अकेले हैं उनके लिए ये सारी योजना हम लोगों ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रारंभ किया है। नौजवान अपना युवक अपना भविष्य संवारने के लिए उस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और उस योजना के तहत आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सरकार आपको न्यूनतम परसेंटेज पर लोन उपलब्ध कराती है। बैंक में जाइएगा तो 12-15% आपको इंटरेस्ट लगेगा। सरकार का लोन आपको उपलब्ध हो रहा है। 50,000 से 25 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल देने का सरकार ने कानून बनाया, जिसके तहत आप कुछ भी काम कर सकते हैं। होटल चलाइए, रेस्टोरेंट चलाइए, नाई दुकान चलाइए, बढ़ई दुकान चलाइए, कारपेंटर बनिए, लोहार बनिए, मिस्त्री बनिए, मोबाइल का दुकान चलाइए, जूता का दुकान चलाइए, चप्पल का दुकान चलाइए, साड़ी का दुकान चलाइए, राशन दुकान चलाओ, टेंट हाउस चलाओ, जो काम कर रहा है उसके लिए सरकार आपको सहयोग कर रही है। जहां आप लोन के लिए दर बदर भटकते थे, बैंक कभी जमीन का कागज तो इसका कागज उसका कागज खोजता है और लोन नहीं देता है। आप सरकार के पास आइए, जो आपको काम करने का इच्छा है उसका पूरा आर्थिक सहायता सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। हम लोगों ने पशुधन योजना चलाया है और पशुधन योजना के तहत गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख सभी जानवर को बांटने का काम किया जा रहा है। जानवर तो जानवर को आप कहां रखिएगा वो भी सेट साथ में आपको मिल रहा है, उसका भी चिंता आपको नहीं करना। आज हमारे राज्य में जो हमारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, वो कुपोषित बच्चे पैदा हो रहे हैं, कमजोर बच्चा पैदा हो रहा है। आज इस राज्य में महिलाएं खून की कमी की शिकार होती है। वो क्यों है मालूम है? वो इसलिए है कि हम लोगों ने अपने पूर्वजों का जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त किया, उसको खत्म किया। आज से 25-30 साल पीछे जाकर देखें तो गांव में कितना जानवर हुआ करता था। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी भरा रहता था, लेकिन आज वो जानवर सब खत्म हो गए। उस समय घर घर में दूध होता था, मीट, मुर्गा, अंडा रहता था, परिवार में स्वस्थ और बच्चा भी स्वस्थ पैदा होता था। अब खाने के लिए कुछ है ही नहीं। सरकार का राशन के भरोसे जीवन चलता है, तो कमजोरे बच्चा पैदा होगा, कमजोरे परिवार होगा। तो इसीलिए अपनी पुरानी व्यवस्था को मजबूत कीजिए। यही गरीबों के लिए एटीएम कार्ड है, यही हम लोगों का बैंक बैलेंस है। इन जानवरों को रखिए, जितना जानवर रखिएगा इतना फले फूलिएगा आप सब। हम लोग का बुढ़ा बुजुर्ग आज से 40 साल पहले यहाँ पर कुपोषित बच्चा पैदा नहीं होता था। उस समय महिलाएं खून की कमी का शिकार नहीं होती थी। हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादी नानी लोगों को देखिए, आज भी बेचारी काम करते हुए कहीं कोई 80 साल हो गया, कोई 90 साल का हो गया, लेकिन हाथ नहीं पकड़ा। क्यों?
वो इसलिए कि उस समय का जो लोग के अंदर ताकत था वही ताकत उसको जिंदा रखा है। और आज दुनिया भर का बीमारी से लोग ग्रसित हो रहा है। इसीलिए आप इन चीजों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कई ऐसी चीजें जो 20 वर्षों में जो हमने महसूस किया, अलग राज्य में जो हमारे विरोधियों ने सरकार चलाया, भाजपा के लोगों ने, इन लोगों ने 20 वर्षों में करा किया। लाठी डंडा चलाने में इन लोगों ने 20 साल गंवाए। इस राज्य को आगे बढ़ने के बजाय पीछे गर्त में ढकेल दिया। ना जाने कितने जख्मे दिए इस राज्य के लोगों को। हमारे जो पारा शिक्षक है, देखिए पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था बेचारा। तो हमारे बच्चों का पढ़ाई क्या, उनका भविष्य क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आज वही सरकार है फिर से जो इस झारखंड में जो आपने बनाया है, आज 12 महीना में 11 महीना वो शिक्षक स्कूल में रहता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनको कभी इस राज्य के हमारे आने वाले पीढ़ी के बारे में ना कोई चिंता करनी थी, ना उसको कोई लेना देना था। आज हम अपने बच्चों के लिए, जहां आप प्राइवेट स्कूल का सपना देखते हैं, काश हमारा प्राइवेट स्कूल जैसा हमारा भी स्कूल होता, इंग्लिश मीडियम स्कूल होता, CBSE स्कूल होता और हम अच्छा पढ़ाई कर लेते। आप चिंता मत कीजिए, आज हम अपने गरीब बच्चों के लिए भी प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर स्कूल बनाने का काम कर रहे हैं। और उसका आधारभूत संरचना का काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी पूरा होने वाला है। कब पूरा होने वाला है जी सर? कब तक पूरा होगा स्कूल? 15 नवंबर को। अभी कुछ स्कूल तो अभी 15 तारीख को पूरा हो जाए। और वो पूरा इंग्लिश मीडियम CBSE का होगा। और जो उसमें शिक्षक लोग रहेंगे, जो प्रिंसिपल रहेगा, जो टीचर रहेंगे, उन सभी टीचरों का ट्रेनिंग अभी हम लोग IIM में करा रहे हैं। और हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे उन स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई करने का काम करें। आपको भी प्राइवेट स्कूलों का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, जहां बड़ा बड़ा फीस लगता है। जब तक हम नींव मजबूत नहीं रखेंगे तो पेड़ कभी मजबूत नहीं खड़ा हो सकता। तो हमारे बच्चे बच्चियां हम लोगों का जड़, हम लोगों का नींव है। हमें उनको हर हाल में मजबूत रखना होगा ताकि आने वाला पीढ़ी मजबूती से इस राज्य का नेतृत्व करे, आगे अपना इस राज्य को आगे ले जाने का काम करे। आज सभी इस राज्य में छात्रावास जितने भी हम लोगों के बने, जहां कल्याण विभाग से हमारे हॉस्टल्स बने हैं, बनने के बाद कभी उसमें कोई झाड़ू पोछा नहीं हुआ, ना रंग पुतड़ा हुआ। और आज देखिए कल्याण विभाग के हॉस्टलों को 5 स्टार होटल जैसे चक करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच्चा तो उन्हीं जगह पर जाके बेचारा पढ़ेगा। कहाँ बड़ा बड़ा पैसा दे करके पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्योंकि इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के प्रति तो वैसे ही भाजपा के लोगों को चिढ़ मचा रहता है। उनको हेट दृष्टि से देखने का इनका हमेशा से सोच रहा है। यहाँ 20 साल में खेत में पानी नहीं गया, बड़ा आश्चर्य, भगवान भरोसे। आजकल यह स्थिति है, पहले तो सरकार ना समय पर बीज देती थी, ना खाद समय पर देती थी। किसान भगवान भरोसे अपना काम करता था। और इस बार जब समय से पहले बीज भी मिला, खाद भी मिला, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि समय पर बारिश नहीं हुआ। इसमें हम लोग क्या करें? आज इसका अल्टरनेट व्यवस्था करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोगों ने सरकार को आशीर्वाद दिया है,
अगला अगर हम लोग का 5 साल और हम लोग इस सत्ता को चलाने का काम किया तो हर एक खेत में पानी पहुंचाने का पहला प्राथमिकता बनाई जाएगी, क्योंकि हमारा 80% लोग हमारे गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी पर जीवन यापन करते हैं। खेती बाड़ी को छोड़ो, पीने का पानी का व्यवस्था 20 वर्षों में ठीक से नहीं हो पाए। आज उस पर दिन रात काम किया जा रहा है। अभी किसानों के बीच में करोड़ों रुपया बांटकर लाखों किसानों को हम लोगों ने जोड़ा, आर्थिक रूप से उनको मदद भी किया जा रहा है। कई ऐसी चीजें आज गरीबों के बीच धोती, साड़ी, पेंशन, राशन, अनेकों चीज, सखी मंडलों के बीच करोड़ों रुपए की सहायता आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। आज इन कामों को देखकर, ऐसे शिविरों को देखकर, इस तरीके से गांव के लोगों का उत्साह देखकर हमारे जो विरोधी पार्टी लोग हैं इनका बुखार चढ़ गया और एक प्रकार लगे हैं इस सरकार को हिलाने डुलाने में, सरकार को गिराने में, सरकार को इधर से उधर कराने में, धमकाने में। राजनीतिक रूप से नहीं सक रहे हैं तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर, कभी ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी इनकम टैक्स के माध्यम से। बड़ा विचित्र बात है। हमको भी अपने दफ्तर में बुलाने का आदेश करता है, कल चिट्ठी देता है, बोलता है आज आ जाओ। क्या हम लोग संवैधानिक पदों पर नहीं बैठे? क्या चोरों चक्के हम लोग दिखते हैं क्या इनको? आज इनको तकलीफ इसलिए है कि आज गरीबों को जो आंसू आपने दिया है उन आंसू को पोंछने का काम ये सरकार कर रही है, इसीलिए इनको तकलीफ। आज इन लोगों ने जो 20 वर्षों तक बूढ़े बुजुर्गों को ब्लॉक का चक्कर कटवाया है, उनके दुखों को हम लोग खुशियों में बदल रहे हैं, इसका तकलीफ। आज नौजवानों को चाहे रोजगार, चाहे नौकरी, अनेकों चीजों से हम संवार रहे हैं। आज देखिए बच्चियां यहां पर आई, आज इन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित करने में सरकार लगी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे इस बार जेपीएससी में जो हम लोगों ने बच्चों को नियुक्ति दिया, लगभग 250 बच्चे इसमें बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनकर के तैनात हैं अलग अलग जगहों पर। और उसमें से 30-35 बच्चे ऐसे बच्चे थे, बच्चियां थी, कोई आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की बच्ची, कोई किसान का बच्चा, कोई एनएम का बच्चा, बताओ, बीपीएल धारी का बच्चा लोग था। कितनी खुशी होती है। लेकिन 20 वर्षों में इन लोगों ने जो जेपीएससी की हालत की है, बद से बदतर कर दी थी, उसको भी सुधार कर अभी नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है। अभी 15 तारीख से ही फिर नियुक्तियों की बाहर निकलने जा रही है। बड़े पैमाने पर पुलिस बहाली की नियुक्ति होगी, 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, 25,000 के लगभग। कई ऐसी चीजें, लेकिन हमारे विपक्ष को इसका ये काम अच्छा नहीं लग रहा है कि योजनाओं का गठरी बांध कर हम घर घर दे रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं। पहले तो ये लोग कागज में ही सब आपकी योजनाओं को खा के हड़प जाते थे। योजना मिलेगा कहां से, गरीब को राहत मिलेगी कहां से? आज भी कार्रवाई चल रहा है, आज भी हमारे कई सत्ताधारी विधायकों के यहाँ छापा पड़ रहा है। और मजेदार बात है, वो छापा भी पड़ रहा है और छापा में जाने वाला जो आईटी पदाधिकारी है, जो भी जांच पदाधिकारी लोग हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा करके छापा मार रहा है। कमाल का बात है, क्या बात, इतना काला करके ये घूम रहे हैं अपना मुंह, और संवैधानिक संस्थाओं का चोला पहन करके देश का जनादेश, राज का जनादेश को ये लोग ठेंगा दिखाने का काम करता है। इसलिए गांठ बांध लीजिए, इस लोकतंत्र में इस देश की जनता के पास बहुत बड़ा ताकत होता है। वो चुनाव का ताकत होता है, वोट का ताकत होता है। ऐसे सामंती सोच वालों को पहचान के रखिए, जो आपके अधिकारों को लूट लूट कर अपना घर भरने का काम करता है। इनके व्यापारी मित्र लाखों करोड़ों रुपया लेकर के विदेश भाग जाता है, बेचारा यहाँ किसान का अनाज खराब हो जाता है, बेचारा जो लोन नहीं चुकता कर पाया उसको जेल में भेजने का काम करता है। बड़ा ही विचित्र हालत है। ऐसी अराजकता देश आजाद होने के बाद कभी नहीं देखी गई। बताइए, ईडी सीबीआई के लोग, इनके अंदर का लोग भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा रहा है छापा मारने के लिए। शर्म आना चाहिए, टूक मारना चाहिए इनको, और नैतिकता की बात हमें सिखाते। ये नोटिस देकर के आदिवासी दलित पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी नौजवान इस राज्य के गरीबों के लिए काम कर रहा है। इनको पता है कि आदिवासी दलित पिछड़ा जब मजबूत होगा तो आने वाला समय में किस पर राज करेगा। तो इसलिए इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि आज के हालात में इनकी जो सोच है, इनकी जो बेशर्मी है, इतने नीचे स्तर तक जा चुकी है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। राजनीतिक ये में अखाड़े में ये नहीं सकते हैं, और यही दर्द, यही घाव की वजह से इनकी डबल इंजन की सरकार को आप लोगों ने उखाड़ कर 2019 में बाहर फेंकने का काम किया। नहीं तो 20 साल तो आशीर्वाद मिला ही था। क्या हुआ? धोखा, फरेब, लूट और अपना पाप का टिकरा आज हम लोगों के ऊपर फोड़ना चाहता है। ऐसा होता है क्या?